प्रेपोजिशंस इन, ऑन, एट इंग्लिश में ये अक्सर एक पजल की तरह लगते हैं ना, लेकिन असल में इनके पीछे एक लॉजिक है, एक पूरा कोड। तो चलें आज इस कोड को मिलकर क्रैक करते हैं। जरा इस सेंटेंस को देखें, ही वॉज अनॉयड, माई परफॉर्मेंस। अब यहां खाली जगह में क्या आएगा? एट, विद, ऑफ या फॉर? काफी सारे ऑप्शंस ठीक लगते हैं, लेकिन सही जवाब तो एक ही है। और ये सिर्फ रट्टा लगाने की बात नहीं है, असल चीज है लफ्जों के दरमियान जो कनेक्शन है उसको समझना। तो इसकी पहला उसूल क्या है? देखें, सेंटेंस में कुछ लफ्ज होते हैं, खासतौर पे एडजेक्टिव्स, जो ना एक किस्म की पार्टनरशिप बना लेते हैं, एक ऐसी जोड़ी जिसे हमेशा एक खास प्रेपोजिशन की जरूरत होती है। कभी सोचा है कि हम हमेशा इग्नोरेंट ऑफ क्यों कहते हैं? इग्नोरेंट फ्रॉम या इग्नोरेंट विथ क्यों नहीं? इसी सवाल का जवाब हमें इसकी पहली लॉजिक तक ले जाएगा। तो आसान लफ्जों में लॉजिक ये है कि कुछ एडजेक्टिव्स को अपना मतलब पूरा करने के लिए एक खास प्रेपोजिशन की जरूरत पड़ती है। ये बिल्कुल एक टीम की तरह काम करते हैं। जैसे इग्नोरेंट का मतलब है बेखबर। अब बेखबर तो किसी चीज से ही हुआ जाता है ना, बस इंग्लिश में ये से का काम ऑफ करता है। अब यहां देखें, इग्नोरेंट और ऑफ एक साथ आए हैं, वो अपनी खामियों से बेखबर है। जब आप इस कनेक्शन को समझ जाते हैं तो ये जोड़ी बिल्कुल नेचुरल लगती है। एक और मिसाल देखते हैं, इससे बात और क्लियर हो जाएगी। एलिजिबल फॉर यानी किसी चीज के लिए अहल होना। यहां एलिजिबल का पार्टनर फॉर है, वो उस्ताद की पोस्ट के लिए अहल हैं। तो आप देख रहे हैं ये पैटर्न कैसे काम कर रहा है। अच्छा, तो ये तो हो गए एडजेक्टिव्स। अब आगे बढ़ते हैं। सिर्फ एडजेक्टिव्स ही नहीं, वर्ब्स यानी जो काम हो रहा है वो भी तय करते हैं कि कौन सा प्रेपोजिशन आएगा। और ये अक्सर इस बात पे डिपेंड करता है कि काम किस तरफ हो रहा है या उसका टारगेट क्या है। इस मिसाल में वर्ब है सेंटेंस्ड, सजा सुनाई गई, लेकिन किस चीज तक? मौत तक। यहां टू एक मंजिल या नतीजे की तरफ इशारा कर रहा है, इसलिए सेंटेंस टू एक लॉजिकल जोड़ी है। यहां वर्ब डाइड मौत की वजह बता रहा है। मौत किस वजह से हुई? कैंसर से। तो यहां ऑफ सबब और नतीजे का कनेक्शन दिखा रहा है। डाइड ऑफ बीमारी से मौत के लिए इस्तेमाल होता है। जब किसी को मुबारकबाद दी जाती है तो किसी खास कामयाबी पर दी जाती है। वर्ब कॉन्ग्रेचुलेट को एक ऐसी प्रेपोजिशन की जरूरत है जो तारीफ की वजह बता सके, और वो साथी है ऑन। चले अब तीसरे पैटर्न की तरफ आते हैं। ये इस बारे में है कि प्रेपोजिशंस किसी चीज का अंदाज, उसकी हालत या कंडीशन कैसे बताते हैं। यहां इन का इस्तेमाल ये बताने के लिए किया गया है कि वो किस हालत में थी। वो काले लिबास में थी, तो इन यहां एक कंडीशन को बयान कर रहा है। बिल्कुल इसी तरह इस जुमले में इन काम करने का अंदाज या हालत बता रहा है। काम जल्दबाजी में किया गया। इन हस्ती एक पूरा फ्रेज है जो काम की क्वालिटी बताता है। तो हमने एडजेक्टिव्स देखें, वर्ब्स देखे और हालात बयान करने वाले प्रेपोजिशंस भी। ये सारी चीजें हमें एक सबसे बड़े, सबसे जरूरी उसूल की तरफ ले जाती हैं, कॉन्टेक्स्ट यानी सियाको सबाक। समझ लें कि ये वो मास्टर की है जो हर ताला खोल सकती है। याद है शुरू वाला सवाल, ही वॉज अनॉयड माई परफॉर्मेंस। देखिए यहां नाराजगी किसी इंसान से नहीं है, बल्कि उसकी परफॉर्मेंस यानी एक चीज पर है, इसलिए यहां एट आएगा। हां, अगर नाराजगी मुझसे होती तो फिर हम कहते अनॉयड विद मी। देखा, जैसे ही कॉन्टेक्स्ट बदला प्रेपोजिशन भी बदल गया। तो फिर सारी बात का निचोड़ क्या है? रट्टा नहीं लगाना, बस लफ्जों के बीच का जो रिश्ता है ना, उसको समझना है। क्या लफ्ज वजह बता रहा है, कोई डायरेक्शन दिखा रहा है, या फिर कोई हालत बयान कर रहा है? असल चाबी यही है। तो आइंदा जब भी किसी प्रेपोजिशन को लेकर कंफ्यूजन हो तो ये 3 सवाल जहन में रखें। पहला, इन लफ्जों का आपस में बुनियादी कनेक्शन क्या है? वजह है, टाइम है या जगह? दूसरा, क्या यहां कोई वर्ब या एडजेक्टिव की खास जोड़ी है? और तीसरा, क्या ये जुमला किसी हालात या कंडीशन को बयान कर रहा है? ये चेकलिस्ट हमेशा काम आएगी। तो आखिर में बस एक सोच, ग्रामर को रूल्स की एक लंबी लिस्ट समझने के बजाय क्यों न इसे लफ्जों के आपस के रिश्तों का एक सिस्टम समझें। अगर रूल क्या है पूछने के बजाय हम ये पूछना शुरू कर दें कि इन लफ्जों का आपस में रिलेशन क्या है, तो यकीन करें प्रेपोजिशंस फिर कभी एक पजल नहीं लगेंगे।